Hello. So first of all, let me begin it by saying that I don't support the idea of reserving 33% of seats for women in our parliament. I'm not a misogynist person. I don't hate women, certainly not. तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि ध्यान से देखिए इस आदमी को, इन जैसे लोगों की वजह से जो महिलाएं हैं वो दबी हैं, कुचली हैं, अबला हैं, कमज़ोर हैं, कहीं आ नहीं पा रही, जा नहीं पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट मोर देन दीज प्रोपेगेंडिस्ट हु कॉल देमसेल्स फेमिनिस्ट and all these selfish, cunning, crony, capitalist politicians who just use women, dalits, पिछड़ा for their own petty political gains. मेरे स्टैंड के पीछे मेरा एक व्यू पॉइंट है, मेरी एक इवेल्युएशन है, एक ओपिनियन है, एक लॉजिक है, जो मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा. असल में यहाँ पर बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की कितनी शिकार हैं, ये तो एक अलग टॉपिक ऑफ डिबेट है. लेकिन वो एक राजनेता की, एक पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है. वुमेन को एक विक्टिम के तौर पर दिखाना, उसको कमज़ोर दिखाना, ये एक राजनेता की राजनीति को बहुत ज़्यादा सूट करता है. क्योंकि जब तक आप किसी को कमज़ोर नहीं दिखाएंगे, आप किसी को दबा कुचला नहीं दिखाएंगे, एक विक्टिम के तौर पर उसको नहीं दिखाएंगे, तो कैसे आप उसके उत्थान का वादा करके, उसके एम्पावरमेंट का वादा करके, उसकी हालत को सुधारने का वादा करके वोट कैसे लेंगे. नेताओं का ये एक बहुत ही तगड़ा और एक बहुत ही सर्टिफाइड और एक बहुत ही पुराना ट्रिक है, तरीका है वोट लेने का. आपने जो सूट बूट पहना हुआ है वो उसको भी उतार लेंगे, आपको पूरी तरीके से नंगा कर देंगे, और जब आप पूरी तरीके से नंगे हो जाते हैं तो कहेंगे अबे तू तो नंगा है यार, ये ले लंगोट ले. और आपको लगेगा कि वाह भाई वाह, नेताजी ने तो हमारी इज्जत बचा ली. यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर हर इंसान अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, एक ऐसे इंसान के तौर पर प्रोजेक्ट करता है जिसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके साथ गलत हुआ है. और ऐसा करने से उस इंसान को अटेंशन मिलता है, सिंपैथी मिलती है, फेवर मिलता है. और यही कारण है कि आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कि हर इंसान बड़े शौक़ से अपने दुख की कहानी और अपने विक्टिमाइजेशन की कहानी बहुत शौक़ से वो सुनाता है. और ये सभी के साथ ये चीज़ें हैं. और महिलाएं जो हैं वो करीब आधा वोट बैंक हैं, और इसीलिए इस वोट बैंक पर सभी की नज़र होती है. इसीलिए जो कानून लाया गया है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसमें सारी पार्टी जो हैं इसको क्रेडिट लेना चाहती हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये बिल हम लेके आए हैं, बीजेपी का कहना है कि ये बिल हम लेके आए हैं. मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं वो विक्टिम नहीं हैं, या फिर उन्हें इन द पास्ट उन्हें परसिक्यूट नहीं किया गया, उन्हें सप्रेस नहीं किया गया, उन्हें दबाया नहीं गया. बिल्कुल किया गया है, और वो आज भी कहीं ना कहीं होता हुआ आया है. लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि जितना महिलाओं को सप्रेस किया गया है, जितना महिलाओं का विक्टिमाइजेशन हुआ है, जितना उन्हें परसिक्यूट किया गया है, उतना ही पुरुषों को भी सप्रेस किया गया है, उन्हें भी परसिक्यूट किया गया है, उन्हें वो भी उतने ही विक्टिम हैं. बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं की जुल्म और जाति का शिकार हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों की जुल्म और जाति का शिकार हैं. तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है जहाँ पर जिसको जो कमज़ोर लगता है वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है. यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर किसी महिला को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसे विक्टिमाइज़ किया जाता है, या फिर उसे सप्रेस किया जाता है, उसकी इच्छाओं को दबाया जाता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं. उसके लिए महिलाएं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि अगर आप अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जहाँ पे फॉलो होती है, अगर आप वहाँ देखें जैसे गांव या देहात में, तो आप पाएंगे कि महिलाओं को सप्रेस करने में सबसे ज़्यादा हाथ महिलाओं का ही होता है, और पुरुषों का भी होता है. और ऐसा ही पुरुषों के साथ भी है. बहुत सारे पुरुष जो हैं वो महिलाओं के द्वारा सप्रेस किए जाते हैं, उनके द्वारा परसिक्यूटेड हैं, और बहुत सारे जो पुरुष हैं वही पुरुषों को भी परसिक्यूट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक है. यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर जो कमज़ोर होता है, जिसको कमज़ोर जो भी मिलता है वो उसको सप्रेस करता है. एक महिला, एक पुरुष एक महिला के परसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और एक पुरुष के रिस्पॉन्सिबल के लिए भी जिम्मेदार हैं. तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. लेकिन ये जो थ्योरी है कि पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर हज़ारों सालों से जुल्म और जाति की है, उन्हें सप्रेस करके रखा है, उन्हें दबा के रखा है, उन्हें कुछ करने नहीं दिया गया, उन्हें परसिक्यूट करके रखा, उन्हें पैरों की जूती बना के रखा, तो और ये जो थ्योरी है ये सिर्फ बताई नहीं जाती. स्कूल और कॉलेजों में बहुत ही शुरू से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये पढ़ाई भी जाती है, और छोटे छोटे लड़के और लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को शुरू से ही डाल दिया जाता है. इसीलिए वो आगे चल के इस बात को क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं. यही जो थ्योरी है वो राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को एक सहूलियत देती है एक वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने की, वुमेन को एक विक्टिम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की. और जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी इस बात का एक गिल्ट कराया जाता है कि भाई तूने हज़ारों सालों से महिलाओं के ऊपर जुल्म और जाति की है. उनको एक ऑपरेशन के तौर पर दिखाया जाता है. यहाँ पर ये जो थ्योरी है दैट वुमेन हैड बीन परसिक्यूटेड, सप्रेस्ड और विक्टिमाइज्ड,
ये बिल्कुल सही है एंड सो आर मेन, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिबेट है वो ये हो सकता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही वुमेन के प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जिस लेवल पे उस ऑपरेशन को दिखाया जाता है, जिस लेवल पर उस पेट्रियार्की को दिखाया जाता है, क्या वो सही है, या फिर जैसा कि इसका एक डिबेट ये भी हो सकता है कि क्या ऐसा है कि उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, उस टाइम के जो हालात थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुए करते थे, लाइफ इतनी ईजी नहीं थी। तो उस डिफ़िकल्ट टाइम को टैकल करने के लिए मैन और वुमेन ने वो जॉब्स चुने जो जिसके लिए वो बेस्ट फिटेड थे, जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड थे, राइट। मेरा ये सब बैकग्राउंड बताने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है ताकि आप ये जो पॉलिटिक्स है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि किसी भी नेता को किसी वुमेन के विक्टिम होने से, उसके सप्रेस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ उसको एक राजनीति के लिए विक्टिम के तौर पर प्रोजेक्ट करता है और उसके एम्पावरमेंट का वादा करके वोट लेता है। क्योंकि आप अगर डिफरेंट पॉलिटिशियंस को देखें जिनके पास्ट में जिनका जिनका रूल रहा है, उन्होंने क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ किया है, उससे ही सब कुछ साफ हो जाता है। तो वाई आई डोंट सपोर्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल। सो बेसिकली 33% सीट्स रिजर्व करने के पीछे जो रीज़न दिया जाता है, जो रैशनल दिया जाता है, जो लॉजिक दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में या फिर डिफरेंट विधानसभा में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑन एन एवरेज 13 to 14% या कहीं कहीं 8%, 9%, 7%। और इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट में या फिर पॉलिटिक्स में उनका एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जब उनको ये सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो पॉलिटिक्स में बढ़ेगी, इससे उनको एक नई आवाज़ मिलेगी, उनका एम्पावरमेंट होगा। बिल्कुल ठीक बात है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पुरुषों के साथ भी होता है। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पर डिबेटेबल है कि क्या सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि किसी इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिक्स में या फिर किसी प्रोफेशन में किसकी कितनी आबादी है, मैन एंड वुमेन की किसकी कितनी संख्या है, या सिर्फ इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसका इंटरेस्ट उस फील्ड और प्रोफेशन में कितना है, उसकी एफिशिएंसी कितना है, उसका इंस्टिंक्ट उधर कितना उसको फॉलो करता है, ये भी उसके लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करने वाली है दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल बट दे आर नॉट सेम। दोनों ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डिजर्व करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी, इक्वल इंटीग्रिटी, इक्वल फ्रीडम, इक्वल लिबर्टी। लेकिन अगर हम बात करें तो दे आर डिफरेंट समहाउ। मैन एंड वुमेन आर फिजिकली डिफरेंट, इमोशनली डिफरेंट, सोशली डिफरेंट, और यहाँ तक की बात करें तो दे आर बायोलॉजिकली डिफरेंट। और जो उनका स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को वो नापसंद करते हैं, उनमें भी बहुत फ़र्क है, वो भी अलग अलग हैं। जस्ट बिकॉज किसी फील्ड में किसी जेंडर की संख्या कम है या ज़्यादा है, ये हम इस बेस पे नहीं कह सकते कि वो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे है या फिर वो पेट्रियार्की की बेस पे है या वो सिर्फ मैट्रियार्की की बेस पे है। सिंपली इसका एक कारण ये भी होता है कि उस जेंडर का उस फील्ड को लेके, उस प्रोफेशन को लेके, उस एरिया को लेके इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। ये चीज़ मेन के ऊपर भी अप्लाई होती है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो है प्रोफेशन हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन जो हैं वो पूरी तरीके से डोमिनेट करती हैं, वो पूरी तरीके से मेजॉरिटी में हैं। जहाँ पे मेन जो हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो संख्या है वो नेग्लिजिबल है। और ऐसी कुछ फील्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्राइमरी टीचर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर में, या फिर पब्लिक रिलेशन की बात करें, कस्टमर सर्विस, साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की बात करें, रिटेल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, नर्सिंग, ब्यूटिशियन, डाइटिशियन, HR। तो ये ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन का पूरी तरीके से डोमिनेशन है, पूरी तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इस वजह से, मैट्रियार्की की वजह से है, या फिर मैन के लिए वहाँ पर जो है सीट रिजर्व कर देनी चाहिए, मैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका सिंपली एक कारण ये है कि मैन का जो इंस्टिंक्ट है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसका कैरेक्टर है, वो इन जॉब्स के लिए सूटेड नहीं है। वो उन जॉब्स को इतना प्रेफर नहीं करता है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें और इस चीज़ पे विचार करें कि पॉलिटिक्स में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी संख्या है वो इतनी कम क्यों है, तो इसके आपको मल्टीवेरिएंट फैक्टर मिल सकते हैं। लेकिन एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि वुमेन आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन योर मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ और एनी ऑफ योर फीमेल रिलेटिव्स रीडिंग अ न्यूज़पेपर अबाउट एनी पॉलिटिकल स्टफ और टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स? दे डोंट। बेसिकली वो लोग और मैन जो हैं वो मोस्टली आपको न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड मिलेंगे, यानी घरों में जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलेंगे वो मोस्टली मैन ही आपको मिलेंगे। वुमेन भी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, लेकिन कब मान लो जैसे फ्रंट पेज पे कोई सब्यासाची का कोई नया लहंगा लॉन्च हुआ है, मनीष मल्होत्रा का कोई नया डिज़ाइनर आउटफिट लॉन्च हुआ है,
तनिष्क की कोई ज्वेलरी आई है, कल्याण ज्वेलर्स, मलाबार गोल्ड, इनका कुछ न्यूज़ आया है, या फिर मान लो किसी कोई नई क्विजीन है, कोई नया रेसिपी लॉन्च हुआ है, फैमिली को लेके, बच्चों के लेके कोई खबर छपी है, या फिर कहीं पे कोई नया कोई रिजॉर्ट खुला है, या फिर कहीं पे किसी सेलिब्रिटी का, किसी हाई प्रोफाइल कपल का कोई जो है राजस्थान के किले पे चढ़ के कोई शादी कर रहा है ना, या फिर उसने कितने लाख का लहंगा पहना है। तो इन सब चीज़ों में वुमेन का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे ही ऐसे होते हैं, बट मोस्टली जनरली ऐसा देखा गया है कि वुमेन जो है इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। या फिर मान लो न्यूज़पेपर में गॉसिप्स की खबरें हैं, बॉलीवुड की खबरें हैं, इनसे रिलेटेड कोई खबरें हैं, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, उसको उसमें ज़्यादा फोकस्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टफ। यहाँ तक कि जब आप बाहर भी देखेंगे, बसेज़ में, ट्रेन्स में, या फिर कहीं भी पब्लिक लाइफ में भी जब आप देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि मेन जो हैं वो मोस्टली जो है आपको पॉलिटिक्स की बात करते हुए मिलेंगे। जनरली ऐसा होता है कि वो पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करते हुए मिलते हैं। वहीं पर अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन मोस्टली उनकी जो बातें होती हैं वो मोस्टली उनके उनके बारे में होती हैं, कपड़ों के बारे में, या फिर फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है मैन और वुमेन की थिंकिंग में और उसके इंटरेस्ट में। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी एडमिट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई जेंडर का बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, या फिर मैन और वुमेन की पर्सनैलिटी पे कोई बहुत बड़ी रिसर्च करी है, या फिर ऐसा कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सिंपली सेइंग इट जस्ट बिकॉज आई हैव नोटिस्ड इट इन माई सराउंडिंग, इन माई फैमिली, इन द सोसाइटी और इन द पब्लिक लाइफ एज वेल। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि वुमेन की जो सोच होती है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो इनवर्ड होती है। मोस्टली उनका जो सोचने का रेडियस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत दूर का नहीं होता है। वो मोस्टली फोकस्ड होती है, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो खुद की होती है, उनकी जो फैमिली होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, या फिर मोस्टली पड़ोस की बात कर लें, वो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं, इन पे ही वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज होती हैं। इसीलिए देखा गया है कि जो वुमेन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सारे ऐसा हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली जनरली ऐसा देखा गया है। और इसीलिए जो वुमेन होती हैं वो जो उनकी जो वो केयर टेकिंग जॉब्स में बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, ब्यूटिशियन, या फिर आपका जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, या फिर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, राइट, उनमें वो बहुत अच्छी होती हैं और इन फील्ड्स को, इन प्रोफेशन को वो डोमिनेट भी करती हैं। वहीं पे अगर मेन की बात करें तो मेन की जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी वो अपने से दूर की होती है। अगर हम बात करें तो मेन जो है वो ज़्यादा फैमिली या फिर अपने आप पे इतना फोकस नहीं होता है जितना कि वो बाहर की चीज़ों पे फोकस्ड होता है, दूर की चीज़ों पे फोकस्ड होता है। इसीलिए जो मेन होते हैं मोस्टली, जितनी भी कंट्रीज़ एक्सप्लोर की गई हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर किए गए हैं, स्पेस में जितनी रिसर्च हुई है, जहाँ पर बहुत दूर की सोच रखी जाती है, जहाँ पर बहुत दूर की सोच रखनी पड़ती है, बहुत दूर का इमेजिन करना पड़ता है, या फिर अगर बात करें जहाँ पर स्टेम फील्ड्स की बात करें, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो मोस्टली मेन ने की हैं, या फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इस फील्ड की बात करें, स्टेम फील्ड की बात करें, तो यहाँ पर मेन का जो डोमिनेंस है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इन सब फील्ड्स में आपको जो है एक बहुत दूर की इमेजिनेशन चाहिए। कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी वो इंसान नहीं कर सकता है जिसकी सोच जो है वो रेडियस, जिसकी सोच का छोटा है, जो अपने फैमिली या फिर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, वो कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं कर सकता। इसीलिए आपने ये चीज़ देखी है कि जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी दूर की एक्सप्लोरेशन हुई, वो सारी मैन ने की हैं। और इन फील्ड्स को जो है मैन ही पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट को, उनके कैरेक्टर को ये सूट करता है, उससे ये रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी जो है वो 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि जो सीट जो है वो जो वुमेन के लिए रिजर्व है, उस सीट पर कोई ऐसा कैंडिडेट हो हु इज़ मोर एलिजिबल, मोर क्वालिफाइड एंड हैज़ गॉट बेटर आइडियाज़ एंड प्लान्स टू टेक इट्स कंट्री फॉरवर्ड, तो यहाँ पर उसको जो है वो चांस नहीं मिलेगा। आई स्ट्रांगली सपोर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स और देयर एंट्री इन पार्लियामेंट और इन डिफरेंट गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल। लेकिन उसका जो बेसिस होना चाहिए वो जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन जो है वो उसका बेसिस होना चाहिए। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसी बात कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था,
तो जो वुमेन मेंबर्स है या फिर बाकी के जो लोग थे उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बात उठाई थी। लेकिन वहाँ पर जो वुमेन मेंबर्स थे उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी, सरोजनी नायडू उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि वुमेन की जो एंट्री होनी चाहिए पॉलिटिक्स में वो जो है उसके मेरिट के बेस पे होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट के बेस पे होनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के बेस पर। और अगर सच में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, वुमेन को एम्पावर करने की बात करनी है, तो वुमेन एजुकेशन जो होनी चाहिए वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, वुमेन के एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर अनपढ़ महिलाएं जो हैं वो रिजर्वेशन के थ्रू, या जो इलिटरेट महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, वो रिजर्वेशन के थ्रू अगर मान लो पार्लियामेंट में आ भी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें महिलाओं का ही होगा। क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे, उनके अंदर वो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी, पार्टी या फिर डिफरेंट जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनको आराम से जो है उनका यूज़ कर पाएंगे अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ अगर हम स्टेप ले रहे हैं तो। लेकिन अगर हम इस देश में वुमेन की एजुकेशन की बात करें तो वुमेन की एजुकेशन का तो ये हाल है कि यहाँ पर एक महिला, एक सीरियल में ऐसा दिखाया जाता है कि एक महिला जो है वो लैपटॉप भी मांझे दे रही है और लैपटॉप मांझ के उसको सुखा भी आती है, जैसे कपड़े डालते हैं सूखने के लिए। एक महिला जो है, एक कोई फीमेल कैरेक्टर है, वो स्कूटी लेके चांद पे चढ़ी चली जा रही है और बाकी की महिलाएं जो है वो चीयर करती हैं, ऑडियंस जो है कि जा सिमरन जा, पहुंच गई पहुंच गई। वहीं पे अगर हम बात करें तो एक सीरियल में कोई महिला है वो कहती है कि जो चांद मेरे लिए ज़मीन पे लेके आएगा मैं उसकी, तो बाकी के जो नल्ले होते हैं वो निकल जाते हैं लेके, एक कार लेके निकल जाता है, वो रस्सी से वो चांद की तरफ वो रस्सी मारता है और वो खींचता है उसको, वो चांद के टुकड़े धरती पे गिरने लग जाते हैं। नागिन जैसे सीरियल जो है वो घरों घरों में हिट है भाई, सबसे हाईएस्ट टीआरपी नागिन सीरियल की है अगर देखा जाए तो ये जो और वुमेन जो हैं बड़े आराम से इन सब चीज़ों को घर पे बैठे बैठे बहुत सीरियस होकर, बहुत चाव से, कई तो रोना गाना भी हो जाता है, बड़े चाव से इन सीरियल्स को देखती हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी लॉजिक के, या फिर वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सारा डाइजेस्ट कर लेती हैं, जितने भी ये इलॉजिकल चीज़ें या बकवास चीज़ें जो भी दिखाई जाती हैं। तो वुमेन की एजुकेशन का जो स्तर है वो इसी बात से पता चलता है कि वो कितना है इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजर्वेशन से वुमेन का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे उनका नुकसान ही होगा। क्योंकि जो इससे होगा कुछ नहीं, जो इन्फ्लुएंशियल जो या फिर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं वो अपनी वुमेन को जो है वो उस सीट पर खड़ा कर देंगे और उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, उनको सीट से जितवाएंगे। और जो वो वुमेन होंगी बस वो एक कठपुतली की तरह काम करेंगी, बस वो पेपर साइन करने का काम करेंगी, बाकी जो डिसीजन लेंगे वो वही मैन लोग ही लेंगे, वही जो इस्टेब्लिश्ड फैमिलीज़ से हैं और जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ से हैं वही लोग जो है डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। और बाकी की जो महिलाएं हैं, जो गरीब और कमज़ोर महिलाएं हैं, जिनको सच में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, वो वहीं की वहीं रह जाएंगी जहाँ पे वो हज़ारों सालों से हैं और जहाँ पर वो आज भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस वुमेन रिजर्वेशन का जब तक कि वुमेन को एजुकेट ना किया जा सके, जब तक कि वुमेन के अंदर एक रैशनैलिटी, एक लॉजिक, एक डिसीजन टेकिंग एबिलिटी या फिर एक रीजनिंग कैपेबिलिटी को डेवलप ना किया जा सके, उससे पहले जो है वो ऐसे रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा इस वीडियो का मकसद किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर दिखाना नहीं था, बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट करना था कि मेन एंड वुमेन जो हैं दे आर डिफरेंट। उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनका स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनका जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, वो जो है अलग अलग हैं। इसीलिए कई फील्ड्स में ऐसा देखा गया है कि मेन की संख्या जो है वो ज़्यादा है। कई फील्ड्स एंड प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको वुमेन डोमिनेट करती हैं, उसमें वो सबसे ज़्यादा आगे हैं, हाईली पेड हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, और ये वाइस वर्सा भी है। और ये वुमेन पॉलिटिक्स को लेके भी, पॉलिटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जो बेसिकली अगर देखा जाए तो वुमेन जो है वो जनरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मेन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और दैट्स वाई मेन जो हैं वो इस फील्ड में जो है ज़्यादा संख्या में है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही ये फैक्टर है, मैंने जैसा बताया कि मल्टीवेरिएंट फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेसिस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है वुमेन की संख्या पॉलिटिक्स में कम होने का, राइट।